Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassir Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी का, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम. यानी किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी में चेंज है. कब? जब आप किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ऐड. कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से एनर्जी में चेंजिंग आएगी, कौन कौन से फैक्टर है, वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस कर रहे हो तो आपके जहन में आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को याद रखने में, समझने में आसानी हो और दोनों के दरमियान में कंपैरिजन भी हो जाए. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का दूसरा नाम है इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट. इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट. अटैचमेंट का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, अटैच करना, मिला देना. ये इसका दूसरा नाम है. बहरहाल जो हमारी बुक पे टर्म यूज की गई है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. स्टूडेंट, अगर मैं सिर्फ अफिनिटी की बात करूं ना तो जो वर्ड अफिनिटी है ये निकला है लफ्ज एफिन्स से. एफिन्स क्या है? AFFINS. एफिन्स. एफिन्स का स्टूडेंट्स मतलब होता है कशिश. यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूं तो अफिन का मतलब है कशिश. अगर जोड़ दूं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश. ये तो स्टूडेंट इसका लफ्जी मतलब था. इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसके लफ्जी मतलब से कुछ डिफरेंट है. डेफिनेशन पे आइए. डेफिनेशन है द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. डेफिनेटली जब किसी एटम में स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रहता बल्कि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. स्टूडेंट, अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो इस डेफिनेशन में आपको दो टर्म्स मिलेंगी. एक टर्म्स में है एनर्जी रिलीज्ड और दूसरा है स्टूडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब. यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है. बहरहाल दोनों केसेस में जब आप एनर्जी रिलीज करें या एब्जॉर्ब करें ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन. स्टूडेंट, एग्जाम्पल के जरिए से ये बात डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस वक्त एनर्जी रिलीज होती है या किस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ऐसा क्यों होता है. स्टूडेंट, फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास क्लोरीन है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. 17 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17. पहला शेल जिसे आप K बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल जिसे आप लोग L बोलते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा शेल M में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो यूं इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब स्टूडेंट्स, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब क्लोरीन एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है जो कि इसके वैलेंस शेल में क्या होगा? ऐड. तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की फोर्सेस को फील करेगा. एक स्टूडेंट वो फोर्स है जो क्लोरीन का न्यूक्लियस लगाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स. स्टूडेंट, दूसरी फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन
और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इसको एटम में दाखिल होने से रोकेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस की फोर्स है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी ताकि ये इसके वैलेंस शेल में ऐड हो जाए और इस तरह से क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। स्टूडेंट, इस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी जो न्यूक्लियस की नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स है, वो ज्यादा डोमिनेंट है। वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है रिपल्शन से, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो फौरन वैलेंस शेल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इस तरह से इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, Cl-1, यानी यूनिनेगेटिव आयन। चूंकि स्टूडेंट इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो गई थी, किस पे? रिपल्सिव फोर्स पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी, क्लोरीन के अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोरीन क्लोराइड आयन में Cl-1 में आके स्टेबल हो जाएगा। और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी डिक्रीज होती ही उस वक्त है जब कोई सिस्टम एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। यानी यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो इसे हम कहते हैं कि इस केस में एनर्जी रिलीज होती है -349 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट, यहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज जनरली, लफ्ज क्या बोल रहा हूं, जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो का आपको पता है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो। तो स्टूडेंट, उस क्वेश्चन के जवाब में भी आप ये लिखेंगे कि जब यूनिनेगेटिव आयन बनता है तो उस एटम में आइसोलेटेड, यानी उसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, गैसियस है, सेपरेट है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, सिस्टम स्टेबल होता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने स्टेटमेंट में ये बोला कि जनरली, यानी अमूमन यूनिनेगेटिव के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज। इसका मतलब है कि अगर मैंने कहा जनरली तो हमेशा से ये बात सच साबित नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल एनर्जी रिलीज होती है जब यूनिनेगेटिव आयन बनता है। स्टूडेंट, अब मैं बात करने लगा हूं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है कि सर एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होती है? इसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव, डाई दो नेगेटिव यानी माइनस चार्ज, तो डाई नेगेटिव जिसके ऊपर -2 चार्ज हो, डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट, इसमें मिसाल ले लीजिए ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। पहले शेल में, के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, O-1 यानी यूनिनेगेटिव आयन। स्टूडेंट्स, अब भी अगर आप गौर करें तो जैसे हमने अभी पढ़ा आपके सामने है कि क्लोरीन के केस में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज। तो इस केस में भी, ऑक्सीजन के केस में भी, जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिनेगेटिव आयन बनाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -141 किलो जूल पर। स्टूडेंट्स, अब आ जाइए, जब हम यूनिनेगेटिव आयन में सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। स्टूडेंट, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इस यूनिनेगेटिव आयन में ऐड होगा तो अब भी 2 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक न्यूक्लियस की फोर्स होगी जो कि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अगर नया इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है तो इससे उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो यानी यूनिनेगेटिव आयन का न्यूक्लियस उसको खींचेगा अपनी तरफ, भाई आ जाओ, और ऑक्टेट क्या कर जाए, हो जाएगा कंप्लीट। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, जो वैलेंस शेल में मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन है वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस केस में
जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा होगी किसकी निस्बत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्टूडेंट आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपने कहा था कि भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगी रिपल्शन पे, अब भी सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अब आप कह रहे हैं जी रिपल्शन ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट जब आपने ऑक्सीजन की बात की थी ना, तब प्रोटॉन की तादाद ज्यादा थी इन द सेंस कि अगर 8 प्रोटॉन थे ऑक्सीजन के तो 8 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप यूनिनेगेटिव आयन की बात करते हैं ना, तो यूनिनेगेटिव आयन में प्रोटॉन 8 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, यानी न्यूक्लियस का ऑल्ट थोड़ा सा क्या हो गया, कम। जब न्यूक्लियस का ऑल्ट कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए उस रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम क्या सप्लाई करेंगे, एनर्जी। और जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस कौन सा बन जाएगा, एंडोथर्मिक। और इस केस में जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कितनी है, 780 किलो जूल पर मोल। यहां तक बात क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक और कंसेप्ट भी मिल गया। अगर दोबारा से देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इट इज जनरली नेगेटिव। और आपने फिर ऑक्सीजन पढ़ा, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ टू फॉर्म द यूनिनेगेटिव आयन इट इज जनरली एक्सोथर्मिक एंड इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब उसी ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो बना तो एंडोथर्मिक, यानी 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लेकिन दैट इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जरा सोचिए कि अगर मैं किसी एटम में, आयन में तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं देन इट विल बी, सोचिए, देन इट विल बी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर चौथा ऐड करूं तो देन इट विल बी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात क्लियर कर लीजिए, मैं इस लेक्चर में आगे जाकर भी आपको ये डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली एक्सोथर्मिक है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। और रीजन आपको पता है कि जब दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो सर रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, किससे, अट्रैक्शन से। इस वजह से ये हो जाए। तो इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को जहन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ रही है स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लें, जैसे फ्लोरीन है, गैसियस स्टेट में लेना है, आइसोलेटेड। मैंने पहले भी बात की गैसियस में एटम दूर दूर होते हैं, आइसोलेटेड जब बॉन्ड ना बनाया हो। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन नहीं, अब इसको कहना है, इसको कहना है फ्लोराइड। और स्टूडेंट इसमें जो आपने ऐड की वो क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए जरा इसको भला क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। और फ्लोरीन के केस में स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है 328 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स आपको मैंने यूनिनेगेटिव आयन का बनना बताया, डाई नेगेटिव का आपके सामने फ्लोरीन की मिसाल भी रखी। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, यानी इसमें चेंज आता है किसमें, हीट में, हीट थर्म यानी एनर्जी। स्टूडेंट्स इसकी अगर यूनिट्स की बात की जाए, वैसे तो आपको पता चल ही चुका होगा, जब एनर्जी की बात की है तो यूनिट्स इसके हो सकते हैं कौन कौन से, जैसे किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट इसके यूनिट हो सकते हैं किलो कैलोरीज पर मोल। इसके यूनिट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट अब ये तो मैंने आपके साथ कुछ जनरल बातें कर दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। अब मैं यहां से एक बड़ी बेहतरीन बात आपके लिए करने जा रहा हूं। मुझे आप ये बता सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एटम की आपको बताती क्या चीज है। सोचिए जरा क्या बताती है, तो जहन में आपके बात आनी चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी E.A से इसको एब्रीवेट करते हैं, इज
measure of attraction, ये अट्रैक्शन की मेजरमेंट है, किसकी? ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम की, यहां से बड़ा बेहतरीन एक कंसेप्ट बनने जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी स्पेशी की आपको बताती है मेजरमेंट, किस चीज की मेजरमेंट? कि उसको एक्स्ट्रा नए आने वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है। मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम की न्यूक्लियस की नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मतलब वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से संभाल कर रखेगा, तो स्टूडेंट की उस एटम की, उस स्पेशी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब वो उस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर लेगा, भाई एक लम्हे के लिए सोचें कि सर क्यों उसकी अट्रैक्शन, क्यों उसकी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी? हो सकता है जैसे आपने केसेस भी पढ़ा, क्योंकि जब वो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वो खुद को क्या फील करेगा? स्टेबल, बाय कंप्लीटिंग इट्स वैलेंस शेल। और जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वो एनर्जी को भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो मैं यहां से ये बात भी कह सकता हूं, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी, उसकी उतनी ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट से आपको एक और बात क्लियर हो जानी चाहिए। वो बात आपको क्या क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन को आपने वैल्यू के साथ नहीं मिलाना। इस नेगेटिव साइन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ये रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक, और इसका कोई मतलब नहीं। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ नेगेटिव साइन लगा है तो जस्ट वो ये बताएगा कि इस दौरान एनर्जी क्या हुई? रिलीज। उसको आपने वैल्यू के साथ अटैच नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में। मैं आपसे कहता हूं कि एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -400, एक एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -600। अब मुझे जरा बताइएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? -400 वाले की, -600 वाले की? तो यकीनन जवाब है कि सर -600 वाले की, क्योंकि माइनस का मतलब है एक्सो, हीट रिलीज हुई, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, स्टेबल हुआ और मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ठीक होगी स्टूडेंट बात? तो अब यहां पे ये मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी, और इस स्टेटमेंट को दोबारा याद रखिएगा कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और एनर्जी उसी वक्त रिलीज होगी जब वो एटम अच्छे तरीके से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। आइए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं हम वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स, मैं फैक्टर को स्टडी करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी में चेंज सम्राट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब। जब किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐड। स्टूडेंट, अब किसी एटम में, किसी स्पेशी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मुझे बताइएगा कि एटम के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगी, उसको पकड़ के रखेगी कि अब ये एटम से ना निकले? तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपके जहन में आएगा कि सर जब किसी स्पेशी में, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस एटम में मौजूद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी,
ताकि वो उसके अंदर उसके जेरे असर, न्यूक्लियस के जेरे असर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करे, एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये ना हुआ कि अगर किसी एटम की न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा है, उस एटम की नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी भी क्या है, उतनी ज्यादा। तो मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं ना इस बात को, तो मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा कि जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। बहरहाल अब आ जाइए जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहला फैक्टर तो स्टूडेंट्स आपको फौरन क्लियर हो जाना चाहिए कि सर मैं आपसे पूछूं भाई पहला फैक्टर कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफेक्ट करता है, तो यकीनन आप कहेंगे स्टूडेंट्स के सर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है E डॉट ए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, एटम के अंदर इजीली स्टे एग्जिस्ट करेगा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। जितना एटम का साइज बड़ा, जाहिर बात है न्यूक्लियर की अट्रैक्शन उतनी कम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उतनी कम हो। तीसरा फैक्टर जो स्टूडेंट्स आता है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग। जिसे स्टूडेंट आप एक और नाम दे के आए हैं, बोलिएगा भला कौन सा नाम, स्क्रीनिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि स्टूडेंट जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो गया, कम। तो जब न्यूक्लियस का शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, तो नए आने वाले का उसमें ऐड होना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम। स्टूडेंट अब जरा देखिएगा चौथा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। स्टूडेंट मैं इस जरा फैक्टर को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूं, बाकी फैक्टर्स तो आपने पढ़े हैं, उनका आइडिया भी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के स्टूडेंट अभी जरा गौर कीजिए, जब आपने फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन पढ़ा था ऑक्सीजन के केस में, तो आपने क्या कहा था कि सर जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए आपने उसको क्या सप्लाई की थी, एनर्जी, जिसकी वजह से डाई नेगेटिव का बनना क्या हो गया था, एंडो। तो इसका मतलब है कि अगर पहले से मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नए आने वाले को रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब है उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या सप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी। यानी फिर उस केस में जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी और सप्लाइड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। स्टूडेंट अगला फैक्टर आ जाइए, फिफ्थ फैक्टर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज inversely proportional to stable electronic configuration. Electron affinity is inversely proportional to stable electronic configuration. स्टूडेंट जरा खुद भी सोचें ना, मेरा मकसद यह है कि आपको सिर्फ नंबर के लिए केमिस्ट्री ना पढ़ाई जाए,
आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। अब आप मुझे बताएं ना, इनवर्स कैसे रिलेशन है। मुझे अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई कोई स्पेशी है, कोई एटम है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सोचिएगा जरा। तो आप कहेंगे सर अगर कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि सर अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन स्टूडेंट अगर सोचिए कि उसका वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, तो क्या वो नए आने वाले को एक्सेप्ट करेगा? आप कहेंगे सर कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है उसकी नए आने वाले के लिए अट्रैक्शन अफिनिटी क्या होगी, कम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, कम। तो जितनी स्टेबल होगी कॉन्फ़िगरेशन, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी। यहां पर स्टूडेंट याद रखिएगा, आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी में, कि हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ये अगर आपको याद हो तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। दोबारा भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वेरिएशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट छठा फैक्टर आ जाइए। और स्टूडेंट छठा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल। स्टूडेंट आपने वैलेंस शेल में मौजूद किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड। अब फर्ज कर लीजिए एक एटम है जिसका वैलेंस ऑर्बिटल शेल में जो ऑर्बिटल है वो s है, एक है जिसमें p है, एक है जिसमें d है, और एक है जिसमें क्या है, f। तो स्टूडेंट मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का होल्ड किस पे होगा? याद करें आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक, s पे, p पे, d के पे, f पे। तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा होल्ड किस पे होगा, s पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया आने वाला इलेक्ट्रॉन s में ऐड होगा तो उस पे न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, ज्यादा, और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो किस में, s में, फिर p में, फिर d में, और फिर f में। तो ये पैटर्न है। अगर f में जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। स्टूडेंट्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट। इन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए आइए अब डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स या वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये बात की थी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन को डिस्कस करते हैं तो हम दो तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एक अलोंग अक्रॉस द पीरियड्स और दूसरा डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले आ जाए कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किस तरह से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट किसी भी पीरियड की जब आप बात करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ ऐसे कि इन आ पीरियड, किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए, बोलें जरा, आपने पढ़ा हुआ बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए सर नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम। सर नंबर ऑफ शेल्स सेम, बोलिएगा आगे। तो शील्डिंग इफेक्ट सेम। जब शील्डिंग इफेक्ट सेम लेकिन लेफ्ट राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज
और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो बोलिए, अब आपको पता चलना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, बोल लें एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक को अपने जहन में रखिएगा, उसी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज। और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करना और दूसरा एटॉमिक साइज का डिक्रीज करना। स्टूडेंट्स, मेरे पास सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास सेकंड पीरियड में, अच्छा आपने एक बात ऑब्जर्व की है कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी मैंने बात की, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड की, इवन एटॉमिक रेडियस में भी। तो स्टूडेंट हमारे टेक्स्ट बुक में इसको जरा ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो आप भी जरा कोशिश करें कि आपको सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर और इनके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएं, याद हो जाए। बहरहाल स्टूडेंट्स देखिएगा, सेकंड पीरियड में मेरे पास कहां से स्टार्ट होता है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये मैंने आपके पास सेकंड पीरियड की बात की। स्टूडेंट्स, इन सेकंड पीरियड में हर एलिमेंट का मैंने ग्रुप नंबर भी लिख दिया। जैसे लिथियम का ग्रुप नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, बेरिलियम का सेकंड है, बोरॉन का थर्ड है, कार्बन का फोर्थ है, नाइट्रोजन का फिफ्थ है, एंड सो ऑन, नियोन का जाके एट्थ है। और स्टूडेंट गौर कीजिए कि हर एक की अब मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मेंशन कर दी। स्टूडेंट मैंने अभी आपसे बात की कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आपने अभी पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज। ऐसा ही है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, जैसे जैसे आप लिथियम से मूव करते हैं कहां तक, नोबल गैसेस तक। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना है, अंग्रेजी का मुहावरा भी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो स्टूडेंट यहां पे जरा आप गौर करें तो तीन जगहों पे आपको एक्सेप्शन नजर आएगी। हमने अभी क्या कहा कि लेफ्ट राइट जाते हुए क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। लेकिन बहरहाल देखें, सबसे पहले आपको बेरिलियम की एक्सेप्शन नजर आ रही है कि जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज पॉजिटिव। स्टूडेंट इसी तरह आ जाइए, जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। और इसी तरह अगर आप बात करें नियॉन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, पॉजिटिव। हालांकि मैं स्टार्ट में ये बात करके आया हूं कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन यहां पे आप ये तीन केस डिस्कस कर रहे हैं, तीन केस देख रहे हैं, एक बेरिलियम का सेकेंड ए ग्रुप में, एक फिफ्थ ए ग्रुप में नाइट्रोजन का, और फिर एट्थ ए में नियॉन का। इन तीनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो है वो पॉजिटिव। अब स्टूडेंट इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ। फैक्टर्स को जरा जहन में रखिएगा, मैं आपके साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम की मिसाल ले लीजिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। 4 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 1s 2 2s 2। तो स्टूडेंट जरा मुझे खुद सोच के बताइए, जरा फैक्टर को ध्यान में रखिए, क्या इसके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल है क्या वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं, एक बात। क्या इसके पास वैकेंसी है किसी नए इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करवाने के लिए, इसका मतलब है ना तो इसके पास नए ऑर्बिटल को वैकेंसी है फिल करवाने के लिए, एक, और दूसरा इसका वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब है कि इसको किसी नए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये तो स्टूडेंट मैंने बात कर दी आपके साथ सेकंड ए पीरियड की। इसी तरह अगर आप फिफ्थ ए पीरियड में नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। 7 का क्या मतलब होगा, 1s 2 2s 2, फिर आगे स्टूडेंट्स 2px 2py और 2pz। हुंस रूल के मुताबिक
सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो तो अलग-अलग प्लेस करेंगे विद सेम स्पिन। अब आप जरा खुद सोचिए कि आखिर क्या वजह थी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, 0 है या बहुत कम है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से कम है क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल। जैसे अभी हमने बात की ना, या तो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड, तो सर नाइट्रोजन जो है ये क्या है, हाफ फिल्ड है एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ये स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है देन यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल। इसका मतलब है अगर आपको एनर्जी देना पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। स्टूडेंट इसी तरह आ जाइए नियॉन की एग्जांपल में। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 10। ये आप जरा खुद सोच के बताएं। अब 1s2 2s2 फिर आगे स्टूडेंट्स 2px 2py 2pz, तो एक इलेक्ट्रॉन। देन आप इसको तो स्टूडेंट बताइएगा कि फिर क्या बात हुई। बात फिर ये तय हुई कि सर जो नियॉन है इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत कम है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होने का मतलब ये है कि सर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। ये अच्छा, ये बात सिर्फ नियॉन की नहीं है बल्कि जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सब के लिए ये बात क्या है, वैलिड। तो स्टूडेंट्स ये हमने 3 एक्सेप्शन भी डिस्कस कर ली। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करूं ना, जनरलाइज नोबल गैसेस के अलावा, क्योंकि नोबल गैसेस में तो हम ना वो रिएक्शन करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना गेन करती हैं। तो अगर मैं इसके अलावा बात करूं ना तो मैं ये कहूंगा कि ईच पीरियड, ये बात जरा सुनिएगा, ईच पीरियड स्टार्ट with lowest electron affinity, and that is for alkali metals, and ends, और ends होगा किस पर, हाईएस्ट, और हाईएस्ट किस पे होगी, नोबल गैस की बात नहीं करेंगे, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंड दैट इज फॉर हेलोजेन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेरिएशन डिस्कस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इन अ पीरियड। आइए अब डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप्स। जी स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो किसी भी ग्रुप में, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए, बोलिए क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो बोलिएगा जरा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। स्टूडेंट्स जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो बोलिएगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी,
डिक्रीज। सो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट इसकी मिसाल ले लीजिए, जैसे हमारे पास हेलोजिन्स 7th ए ग्रुप, हेलोजिन्स में हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन लास्ट वाला मेंबर है। तो आप देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक एक्सेप्शन आपको नजर आ रही होगी कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है और क्लोरीन की क्या है, ज्यादा। अब आइए जरा इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्या मामला होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम और क्लोरीन की क्या है, ज्यादा। स्टूडेंट अगर आप देखें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 का मतलब है कि 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। इसी तरह अगर आप इसको शेल्स की शक्ल में देखते हैं, जिसको समझना जरा आसान हो जाएगा, तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 7। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, थिक है। इलेक्ट्रॉनिक थिक होने का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसने न्यूक्लियस के गिर्द एक इन्वेलप बना दिया है। थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस के गिर्द एक इन्वेलप बना दिया है, और वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, ड्यू टू थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी क्या करना पड़ेगी, प्रोवाइड, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, कम। और कितनी रह जाती है, -328 किलो जूल पर मोल। इसके बरक्स स्टूडेंट्स अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इतना थिक नहीं रहा, जिसकी वजह से जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली वैलेंस शेल में क्या हो सकता है, अकोमोडेट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। और कितनी है, -349 किलो जूल पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, और ये आपके सामने मैंने एक एक्सेप्शन भी रखी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब आपने ग्रुप्स में भी पढ़ लिया, अब आपने पीरियड्स में भी पढ़ लिया, तो चलें स्टूडेंट मैं आपके लिए चलें एक और आसानी कर दूं। अगर मैं आपसे ट्रेंड पूछूं, अगर मैं आपसे ट्रेंड पूछूं पीरियोडिक टेबल में कि क्या ट्रेंड होगा भला जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो वो आपके सामने है। आप ये कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है 7th ए ग्रुप हेलोजेंस की, फिर 6th ए ग्रुप जिसे आप ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, फिर 4th ए ग्रुप जिसे आप कार्बन फैमिली कहते हैं, फिर 5th ए ग्रुप जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, फिर 3rd ए ग्रुप जिसे आप बोरॉन फैमिली बोलते हैं, फिर 1st ए, फिर 2nd ए, और एंड पे सबसे कम किसकी है, नोबल गैसेस की। तो स्टूडेंट्स ये जनरल ट्रेंड भी आपके पास हो गया, ग्रुप्स पीरियड में आपने पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन भी पढ़ ली। अब मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है। आपको एक हिंट दे देता हूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हेलोजेंस की है। और आप जरा जहन पे गौर जोर डालें जरा, हेलोजेंस में सबसे ज्यादा किसकी है, तो यकीनन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्लोरीन। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना चाह रहा हूं। आल्दो कि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये बोर्ड के एमसीक्यूज और पर्टिकुलरली एंट्रेंस टेस्ट में एमडीकैट और ईकैट में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये बड़ा बड़ा क्लोज है एक दूसरे के। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी आइसोलेटेड का मतलब है कि उस एटम ने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, गैसियस वो एक दूसरे से अलग थलग है, सेपरेट है एक एटम, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जबकि
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जिसमें जो एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेयर का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, उस एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसा कि HCl। तो यहां पे पहला फर्क आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, वो आइसोलेटेड है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है और वो कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक बात। दूसरा स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसमें इलेक्ट्रॉन 100% कोई एटम क्या कर लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है और इसके ऊपर हम कंप्लीट नेगेटिव लिख देते हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट नेगेटिव लिख देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शेयर करता है, खींचता है, तो उसके ऊपर जस्ट उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है, ना कि उसको वो गेन कर लेता है। इसी वजह से उस केस में हम क्या लिख देते हैं, पार्शियल नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों में फर्क था। स्टूडेंट्स अगली बात, मैं आपके साथ एप्लीकेशन डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया और वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी बात की कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज जनरली एक्सोथर्मिक, बट फॉर्मेशन ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा आर ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट अब मैं जरा क्लियर करने लगा हूं। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए, फिफ्थ ए एंड एट्थ ए। इनके अलावा हमेशा जब भी किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक। दूसरे नंबर पे अगर वो डाई है, ट्राई, टेट्रा नेगेटिव आयन बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक। तीसरी बात, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट सबसे पहली एप्लीकेशन है नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, तो यकीनन आप कहेंगे सर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरी एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। खुद को रिड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस दौरान जो एनर्जी में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरी एप्लीकेशन, अब तीसरे नंबर पे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का भी जिक्र करने लगा हूं। कंबाइन एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 आयोनिक बॉन्ड, आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है कि क्या होता है। सर आयोनिक बॉन्ड बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। स्टूडेंट एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है वो मेटल है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है वो क्या है, नॉन मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, यानी वो हाईली मेटेलिक होगा, और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, यानी वो हाईली नॉन मेटेलिक होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड, जैसे सीजियम और फ्लोराइड। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके पास सामने इसकी तीसरी एप्लीकेशन रखी थी, और स्टूडेंट्स ये यहां तक ही थी इसकी एप्लीकेशन। लेकिन एक आखिरी बात आपके लिए करने जा रहा हूं, जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जिसका जवाब आप खुद सोचेंगे और आप खुद ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और आपको पता चले कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये है जिसका जवाब आपने खुद सॉर्ट आउट करना है, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हैं, क्या एक दूसरे के साथ इनवर्स हैं, तो ये सोचना आपने खुद है। अगर मैं इसमें अच्छे चलें, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तीनों क्या हैं? क्या डायरेक्ट हैं, क्या इनवर्स हैं, क्या इनके सिमिलर इफेक्ट हैं, क्या डिफरेंट हैं? अगर वधार गौर करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकलना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेड पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा करना है। तो आप खुद सोचिएगा। यहाँ चले मैं आपको बता देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हैं? डायरेक्टली लिंक्ड हैं, डायरेक्ट हैं। क्यों है ये खुद ढूंढिएगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को थॉरोली डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, कब एक्सो है कब एंडो है, उसके फैक्टर्स, उसकी वेरिएशन, उसकी एप्लीकेशंस। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, पढ़िएगा। बोर्ड और एंट्रेंस टेस्ट जैसा कि मैंने पहले कहा, दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए एक बात ये है कि कभी भी किसी दूसरे के लिए नेगेटिव मत सोचिए। आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो उस शख्स से उसकी जजा की उम्मीद ना रखिए। ये मत कहिए कि मैंने तुम्हारे लिए फलाना अच्छा काम किया, अब तुम मेरे लिए कुछ करो। आप किसी के लिए भी कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसकी जजा सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात से मांगे, उसके बदले नेकी स्वाब सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात से मांगे। अगर आपकी वजह से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर उसको फ़ायदा दें। अल्लाह सुब्हाना तआला आप पे अपना रहम, करम, फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।